Hello student, in the last video we did some questions of exercise 1.3. In this video I explain the exercise 1.4. The introduction of 1.4 is properties of division. लास्ट वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था. प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ी थी? मल्टीप्लिकेशन की. इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट some properties of division. First property is closure property. This property does not exist for the division. जो closure property है ये division के लिए exist नहीं करती. क्यों नहीं करती? क्योंकि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम. जैसे 36 को हम डिवाइड करें, डिवीज़न वाली प्रॉपर्टी है तो डिवाइड ही करेंगे. 36 को एक इंटीजर है और -10 भी एक इंटीजर है. अगर हम 36 को 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में आंसर आ रहा है. डेसिमल में आंसर आ रहा है जो कि इंटीजर नहीं है. इंटीजर में सिर्फ होल नंबर्स आते हैं, मतलब कंप्लीट नंबर्स होते हैं, वो डेसिमल में नहीं आता. तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द डिवीजन of integer. If a and b are two integer, then it is not necessary that a divided by b is also an integer. यह ज़रूरी नहीं है कि अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आंसर भी इंटीजर आए. तो इसलिए डिवीज़न में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. दिस प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द डिवीज़न. ये वाली प्रॉपर्टी भी डिवीज़न के लिए एग्जिस्ट नहीं करती. अब इसके लिए भी एक एग्जांपल. प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर हमने एडिशन में किया था तो एडिशन में क्या था? a प्लस बी इक्वल होता था b प्लस ए के. और मल्टीप्लिकेशन में क्या था? a मल्टीप्लाई b इक्वल होता था b मल्टीप्लाई a के. इक्वल थे ये, तब ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होती थी. अब यहाँ पर भी तो डिवाइड करने के बाद इक्वल आना चाहिए, तभी तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी. तो हमने दो नंबर्स ले लिए 12 और -3. 12 को हमने -3 से डिवाइड किया तो क्या आया? -4. लेकिन अगर हम 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो अपॉन फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है. तो ये क्या ये दोनों सेम है? नहीं है ना. इसलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न में भी सेटिस्फाई नहीं करती. नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. दिस प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द डिवीज़न ऑफ इंटीजर. ये प्रॉपर्टी भी डिवीज़न के लिए अप्लाई नहीं होती. उसमें हमने क्या पढ़ा था कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी के. या तो ब्रैकेट पहले b और c को प्लस करके फिर a प्लस करे, या फिर पहले a और b को प्लस करके फिर c प्लस करे. दोनों का आंसर सेम आता है. मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही था. a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, इनको अगर हम सोल्व करें a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, या फिर इस ब्रैकेट पहले इन दो ब्रैकेट को सोल्व करके इसको मल्टीप्लाई करें, या फिर इस ब्रैकेट को सोल्व करके इसको मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वल आते थे. इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी. लेकिन डिवीज़न में ऐसा नहीं होता. एग्जाम्पल से समझ लो इसको. हमने एग्जाम्पल ले लिया 20 -10 और 2, कोई भी 3 इंटीजर्स ले लिए. अब हमें डिवीज़न की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो हम इसको डिवाइड करेंगे. पहले 10 और 2 को डिवाइड किया हमने तो कितना आया? -5. अब 20 को -5 से डिवाइड करेंगे तो -4. ये वाली प्रॉपर्टी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व किया हमने. राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं. पहले a और b को डिवाइड करते हैं. तो 20 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, और -2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो -1. ये दोनों सेम नहीं आ रहे. इक्वल होते तब तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ 1. 1 की प्रॉपर्टी क्या है? एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम इंटीजर एज द कोशेंट. इफ a be an integer then a डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू a. ये प्रॉपर्टी, क्योंकि कोई भी नंबर होता है, कोई भी सिंपल नंबर भी अगर हम लिखते हैं जैसे 16 90 कुछ भी लिखते हैं तो हम डिवाइड में 1 अपनी मर्जी से लिख सकते हैं. मतलब कि कोई भी नंबर हो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से. इसलिए प्रॉपर्टी ऑफ 1 यहाँ पर अप्लाई होगी. 19 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 19 ही आएगा. -37 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -37 ही आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि कोई भी नंबर अगर हम लिखा होता है तो हम अपॉन में 1 रिप्रेजेंट कर देते हैं खुद से ही. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ 0. व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय नॉन जीरो इंटीजर. अगर हम किसी भी ज़ीरो को किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से, मान लो 16 है
ज़ीरो को हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। मतलब न्यूमरेटर में अगर ज़ीरो है, डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी हो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर में अगर ज़ीरो है, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा? ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज थी किसकी? डिवीज़न की, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न। अब इसी के बेस पे कुछ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सोल्व करते हैं। This is exercise 1.4. The first question is fill in the blanks. Blanks को fill करना है ये क्वेश्चन सोल्व करके। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 0 को डिवाइड करना है 78 से। अभी एक प्रॉपर्टी, लास्ट वाली प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी न्यूमरेटर में अगर 0 है और डिनोमिनेटर में अगर कोई भी नंबर है तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। तो इसका आंसर क्या आ गया? 0। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी सेम नंबर है, सेम नंबर को अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 1, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे 16 1 जा 16 होता है ना, वैसे ही 571 को अगर हम 1 की टेबल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो आएगा। यही तो हम लिखेंगे 571 571, माइनस में है तो माइनस में, डिवाइड का मतलब ये होता है कि अपोन में लिखते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इससे ये 1 आ गया आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही इसको अगर हम डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है, 625 को 25 से। अब ये ध्यान रखना कि न्यूमरेटर में तो माइनस है, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं है, तो यहाँ माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, और इसको डिवाइड करके देख लो। 625 को डिवाइड करो 25 से। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। कितना आंसर आ गया? 25। लेकिन आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ऐसे ही ये बाकी पार्ट्स तुम सोल्व करके देख लेना। नेक्स्ट है डिवाइड द फॉलोइंग। इसको भी सिंपल डिवाइड करके देखना है। इस नंबर को 5 से डिवाइड करो, जो आंसर आता है वो लिख दो। बस ये ध्यान रखना कि अगर दोनों में से एक के पास नेगेटिव है तो नेगेटिव में आंसर आएगा, अगर दोनों पॉजिटिव है, जैसे थर्ड पार्ट है, दोनों पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसको इवेल्युएट करना है तो पहले ब्रैकेट्स अप्लाई होंगे, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 44 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आंसर आएगा? 44 को हमने डिवाइड किया 4 से, इसको कट करेंगे तो 11, और प्लस में क्या है 37 को हम डिवाइड कर रहे हैं 37 से, कितना आया? 1। मतलब 11 और प्लस 1 कितना आ गया? 12। ठीक है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, डिवाइड है तो डिवाइड लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उनको ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई द प्रॉपर्टी। हमें प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है ए डिवाइडेड बाय बी नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए। कौन सी प्रॉपर्टी हुई है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई ना। ए को डिवाइड कर रहे हैं बी से या फिर बी को डिवाइड कर रहे हैं ए से, ये नॉट इक्वल है, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती डिवीजन में। तो 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 38 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा, इतना तो हमें कंफर्म हो गया। अब 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, कितना आया? 19/2 आ रहा है। लेकिन अगर हम 4 को 38 से डिवाइड करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा ना, -2/19 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम नहीं है दोनों, इसलिए इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो वेरीफाई करना है, क्योंकि नॉट इक्वल है तो यहाँ भी नॉट इक्वल आ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ 2 इंटीजर्स इज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी यहाँ प्रॉपर्टी नहीं प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज -352 इफ वन ऑफ देम। मतलब प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन। कोई भी 2 इंटीजर्स लिए गए हैं, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है -352। इफ़ वन ऑफ देम इज़ -16, कोई भी 2 नंबर्स हैं, उन दोनों में से जो 2 नंबर्स लिए गए हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ रहा है, उसमें से कोई एक नंबर क्या है? -16। तो फाइंड द अदर इंटीजर। तो दूसरा इंटीजर बताना है कि दूसरा इंटीजर कौन सा है जिससे हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 352 आंसर आएगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर हमें कितना गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, टू इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमें गिवन है 352, ठीक है। वन ऑफ द इंटीजर इज कितना गिवन है हमें, -16। अब प्रोडक्ट है तो हमने कोई भी टू नंबर्स मान लिए, लेट ए बी टू इंटीजर्स, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसने प्रोडक्ट बोला है तो दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई, इक्वल टू कितना आ रहा है -52। अब वन ऑफ देम, इन दोनों में से कोई एक नंबर, चाहे ए को मान लो चाहे बी को मान लो, उसकी वैल्यू कितनी है -16, तो हमने ए को मान लिया -16, बी एज इट इज -352, ठीक है। वैल्यू किसकी निकालनी है, अदर नंबर बोला ना फाइंड आउट, तो बी ही तो बच गया, तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में जब भी नंबर होता है राइट हैंड साइड जब हम लेके जाते हैं तो वो डिवाइड में हो जाता है। अब ये भी नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 16 इससे हम डिवाइड करेंगे, या तो डायरेक्ट इसको 16 की टेबल से कर लो, कट हो जाएगा वैसे तो, लेकिन मैं शॉर्ट से करके बता रही हूँ। 2 की टेबल से अगर हम कट करेंगे, 2 8 ज़ा 16 होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, मतलब इसको 2 से डिवाइड करके देख लो। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 और 2 6 ज़ा 12, आ गया 176। अब दोबारा से इसको 2 से करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 4 से अब देख लो 4 के टेबल में 8 आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, कितना आ गया 22, तो दूसरा नंबर कितना आ गया 22, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड एन इंटीजर विच गिव्स -13 ऑन डिवीजन बाय 5। फाइंड एन इंटीजर फाइंड आउट करना है, विच गिव्स जो हमें मिलता है -13, मतलब आंसर आता है ऑन डिवीजन बाय 5, कोई एक नंबर है उसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है -13, ठीक है। तो let the integer इक्वल टू, हमने क्या मान लिया x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि x को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो इक्वल आता है -13, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड में है मतलब x डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू -13 है। अब यहाँ डिवाइड में है राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो -13 मल्टीप्लाई 5, x इक्वल टू -13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -65, एक के साथ माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा, तो वो नंबर कौन सा हो गया -65, जिसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -13। सोल्व करके डिवाइड करके भी देख सकते हो, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा -13, तो ये हमारा आंसर हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट्स। टेम्परेचर है किसी सब्सटेंस का, कोई एक वस्तु है उसका टेम्परेचर डिक्रीज मतलब कम हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट्स, हर 10 मिनट्स में वो 2 डिग्री कम हो रहा है उसका टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस एट 5 o'clock वाज 10 डिग्री सेल्सियस। जो सब्सटेंस का टेम्परेचर है 5 बजे कितना है 10 डिग्री सेल्सियस है। एट वट टाइम विल द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस बी 4 डिग्री बिलो ज़ीरो। इसने हमसे क्या पूछा है कि टाइम पूछा है कि व्हाट टाइम विल द टेम्परेचर, टाइम बताओ जब टेम्परेचर सब्सटेंस का क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला बिलो ज़ीरो, मतलब 0 से नीचे -4 होता है ना, मतलब 4 डिग्री तो हो जाए लेकिन 0 से नीचे हो, तो 0 से नीचे तो -4 ही होगा ना, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखो हमें क्या गिवन है, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस 10 डिग्री कब है 5 o'clock पे, तो यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा हुआ है द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज 10 डिग्री सेल्सियस एट 5 o'clock। 5 o'clock पर उसका टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन में उसने पूछा कि हमसे टेम्परेचर 4 डिग्री बिलो ज़ीरो,
बिलो मतलब यहाँ पर एक तो देखो स्टार्टिंग में इसने बोला कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब माइनस हो रहा है, तो हमें जो पहले उसका टेम्परेचर था उस टेम्परेचर में से माइनस करना पड़ेगा कितना, जब जितना उसने पूछा है कि जितना आ जाना चाहिए। तो अब देखो 10 में से माइनस करेंगे क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, और -4 होना चाहिए तो -4 आ जाएगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस क्या हो गया +4 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें गिवन था कि टेम्परेचर डिक्रीजेज 2 डिग्री इन, टेम्परेचर 2 डिग्री डिक्रीज हो रहा था कितने मिनट्स में 10 मिनट्स में, तो 1 डिग्री कितने मिनट्स में होगा। अब जब भी हमें कम के लिए निकालना होता है तो कम के लिए हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 10 को हमने 2 से डिवाइड किया, ठीक है, तो इतना मिनट्स आ गया। लेकिन हमें बताना कितना है 14 डिग्री सेल्सियस पे बताना है ना, 14 डिग्री सेल्सियस तक होने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो क्या आ जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा 10/2 14, 1 से ग्रेटर है, ग्रेटर के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई 14 हो गया। अब इसको सोल्व करो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 2 7 ज़ा 14, तो कितना आ गया 10 × 7 = 70। मिनट में है तो मिनट में ही आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन इसने हमसे पूछा था कि एट व्हाट टाइम, टाइम कितना हो रहा था उस टाइम पे। तो जब 10 डिग्री टेम्परेचर था तो उस टाइम पे टाइम कितना था, टाइम व्हेन टेम्परेचर इक्वल टू कितना डिग्री था 10 डिग्री, कितना था 5 o'clock, मतलब कि 5 बज रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर 70 मिनट आ रहा है, तो मिनट को तो पहले से 1 आवर इक्वल टू कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ तो लेकिन मिनट्स हैं, तो 60 अगर हम 70 को 60 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, हमें इसको किस में चेंज करना है आवर में चेंज करना है, तो हम इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं हमेशा। तो 70 को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 1 ज़ा 60, कितना आ गया 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1, तो यहाँ जो होता है ये आवर होता है और ये मिनट होता है। तो अब हमने इसको किस में चेंज कर दिया, तो इसका आ गया 1 आवर 10 मिनट्स, और 5 बज रहे थे उस घड़ी में पहले, तो 5 बजे की पहले की टाइमिंग आगे की टाइमिंग बतानी है कि कितना टाइम बढ़ जाएगा। तो 1 आवर और 10 मिनट्स टोटल प्लस करो कितना आ जाएगा 10, और यहाँ कितना 60, मतलब कि 6:10 टाइम हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6:10 o'clock। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, एट व्हाट टाइम विल द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस -4 डिग्री बिलो ज़ीरो। वो टाइम बताना है कि जिसका टेम्परेचर -4 डिग्री करने के बाद वो टाइम कितना हो जाता है। -4 डिग्री करने के बाद -14 डिग्री हो रहा था, तो 14 डिग्री से हमने 70 निकाल लिया, तो वो उसमें प्लस ही तो होगा जो उसकी पहले टाइमिंग थी, तो इसलिए हमने इसको इसमें प्लस कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेचर ऑफ अ रूम इज़ 4 डिग्री सेल्सियस एंड रूम के अंदर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है एंड आउटसाइड टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द रूम इंक्रीजेज, अगर रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है 4 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स, अब हर 30 मिनट्स में 4 डिग्री इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर डिक्रीज हो रहा था पर 10 मिनट्स, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द आउटसाइड टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर तक, मतलब रूम का जो टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर कितना था पहले 4, तो उसको 36 डिग्री तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो रूम का टेम्परेचर पहले तो था 36 डिग्री, सॉरी रूम का टेम्परेचर था 4 डिग्री, ये तो आउटसाइड टेम्परेचर था, तो पहले से ही उसका टेम्परेचर कितना है 4 डिग्री, 4 डिग्री है, लेकिन आउटसाइड टेम्परेचर कितना है 36 डिग्री, तो उसको कितना इंक्रीज होना पड़ेगा। 36 में से 4 माइनस करेंगे, क्योंकि 4 तो उसके पास पहले था ही, तो 36 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो 32 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ना, मतलब कि हमें बताना है कि 32 डिग्री सेल्सियस कितने टाइम बाद इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन है
टेम्परेचर ऑफ द रूम, रूम के अंदर का टेम्परेचर कितना था 4 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ द आउटसाइड रूम, रूम के बाहर का टेम्परेचर कितना था -36 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब रूम के अंदर तो पहले से 4 डिग्री था, तो मतलब कि उसको कितना इंक्रीज होना है, तो द टेम्परेचर ऑफ रूम ऑलरेडी, रूम के अंदर पहले से ही टेम्परेचर कितना था 4 डिग्री, तो उसको इंक्रीज कितना होना है, 36 में से 4 माइनस करेंगे 32, मतलब कि 32 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होने में उसको कितना टाइम लगेगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। क्योंकि क्वेश्चन में इसने ये पूछा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द आउटसाइड टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर के जितना पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेम्परेचर इंक्रीजेस 4 डिग्री सेल्सियस इन 30 मिनट्स। 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है 30 मिनट्स में, तो 1 डिग्री सेल्सियस 1 कम के लिए हम क्या करते हैं डिवाइड, तो 30 को हमने 4 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ जाएगा मिनट्स में। हमें फाइंड आउट कितने का करना है, 32 डिग्री इंक्रीज होना चाहिए ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज 32 डिग्री इन कितने मिनट्स में इंक्रीज होगा, 32 1 से ग्रेटर है। जब भी हमें ज़्यादा के लिए निकालना होता है तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 30/4 मल्टीप्लाई बाय 32। अब इसको सॉल्व करो, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24। अब यहाँ मिनट्स था तो मिनट्स में ही आंसर आएगा। ठीक है, मिनट्स में आंसर आ रहा है। अब फिर से इसको मिनट्स में आंसर निकालने के लिए, अब मिनट्स में आंसर, वैसे तो इतना आंसर ठीक है, लेकिन अगर हमें आवर्स में आंसर निकालना होता होगा इन आवर्स में, तो 1 आवर इक्वल टू कितने मिनट्स, 60 मिनट्स। तो ऐसे भी कर सकते हो, जब भी हमें मिनट को आवर में चेंज करना होता है तो हम 60 से डिवाइड करते हैं, जब भी हमें आवर को मिनट में चेंज करना होता है तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ मिनट को आवर्स में चेंज करना है तो हम 240 को किस से डिवाइड करेंगे, 60 से, तो कितना आ जाएगा, 0 से 0, 6 4 24, तो 4 आवर्स में आंसर आ गया। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो, 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर, तो 1 मिनट इक्वल टू 1 कम के लिए हम क्या करते हैं डिवाइड। अब फाइंड आउट किसके लिए करना है, 240 मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो 240 1 से ग्रेटर है, ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, फिर से कैंसिल होके कितना आ गया 4, तो ये कितना आंसर आ गया 4 आवर्स। ठीक है, यही हमें इसने क्वेश्चन में यही पूछा था, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द आउटसाइड टेम्परेचर, कितना टाइम लगा उसको, 4 आवर्स लगे उसको आउटसाइड का जितना टेम्परेचर था ना उतना टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आई होप ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें अच्छे से समझ आए होंगे। I will coming back again with a new chapter. Till then, take care. Thank you.